नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। मैं आपको पहले वो चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपको पूरी वीडियो का फ़ायदा उठाना है, आप एक काम करिए, एक रजिस्टर, एक कॉपी और पेन लेके बैठो ताकि आप प्रॉपरली समझ पाओ। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये आखिर होता क्यों है, हमें केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट के अंदर होती है तो हम वो कैसे बता पाएं कि ये रिएक्शन 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, या अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो रही है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि रिएक्शन 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब हाउ मच टाइम ए रिएक्शन विल टेक टू कंप्लीट। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हाउ मच टाइम ए रिएक्शन विल टेक टू कंप्लीट। क्योंकि देखिए, जो हमारा वर्ड है केमिकल का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और काइनेटिक्स का वर्ड मतलब होता है मोशन से। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और ये जो प्रोसेस होगा ये चलता रहता है। तो किसी रिएक्शन को आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर एक चम्मच शुगर डाल दी, और शुगर डाला, आपने देखा वो कितनी देर में डिजोल्व हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही ध्यान रखना है कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम कहेंगे उसकी काइनेटिक्स। तो इस फर्स्ट पॉइंट को तुम लोग नोट कर लो, और नोट करने के लिए आप जो वीडियो वाले बच्चे हैं पॉज करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ मच टाइम ए रिएक्शन विल टेक टू कंप्लीट। इसका मेजरली जो यूज़ होता है इंडस्ट्रियल पर्पज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने कोई भी ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड है कब तक वो बन जाएगा, कब तक डिलीवर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ए रिएक्शन। आखिर हम कैसे निकालेंगे किसी भी रिएक्शन का रेट, दैट इज कितना टाइम उसको निकलता है, तो वो डिटरमाइन करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2, पॉइंट वाइज हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर इंट्रोडक्शन आ गया, पॉइंट नंबर 2 रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन के रेट निकालने के लिए हमारे पास दो टाइप के पैटर्न होते हैं। नंबर 1, एक को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, ये दोनों का मीनिंग क्या है इसको पहले समझते हैं हम लोग। एवरेज का मतलब क्या होता है, लगभग। जैसे आप अपने घर से निकले और स्कूल तक पहुंचे, तो आपको पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो लगभग का जो टाइम है, हमने कहा कि भाई 15 से लेके 20 मिनट लगते हैं, तो वो क्या हो गया, एवरेज रेट हो गया। बट अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आप 10 मिनट 35 सेकेंड में कहाँ तक पहुंचे, तो वो हो गया पूरा इंस्टेंट तक। तो इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं पर्टिकुलर सेकंड तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालते हैं हम, लगभग का टाइम। ठीक है, तो इसका जो हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज करेंगे रिएक्शंस के अंदर, वो होता है आपका डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, तो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, मतलब C1 होगी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो C1 है, वैसे पता लग सकता है C1 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, C2 हो गई आपकी फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, और डेल्टा T हो गया चेंज इन टाइम, तो इनिशियल टाइम हो गया T1, ऐसे ही फाइनल जो टाइम हो जाएगा उसको हम कह देंगे T2। उनका डिफरेंस ले लेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, और उसके बारे में मैं आगे आपको टॉपिक होगा उसमें बताऊंगा।
तो ये आपका सेकंड पॉइंट है कि किस तरीके से रेट को हम निकाल सकते हैं। इसको समझाने के लिए हमारे पास दो टाइप के पैटर्न आते हैं। नंबर वन, रेट लॉ क्या होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम देखेंगे अभी, जिसमें से आपके बोर्ड के अंदर पक्का क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें क्वेश्चन ना बने। तो पॉइंट नंबर 3 जो मैं करा रहा हूँ आपको वो होगा रेट लॉ। तो बहुत अच्छी अच्छी हेडिंग डाल दो रेट लॉ, और उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो भी लॉ की स्टेटमेंट होगी मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करो, वहां से ये सारी चीजें लिखोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, इजी रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट पॉइंट नंबर 3, रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है हमें कि कोई भी जो रिएक्शन होगी वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में। एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, वो चीज क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्शन है, तो मैं कहूंगा जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स कौन कौन से मेरे पास, ये दोनों मेरे रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, इधर वाले तो आपके प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो मैटर करता है उसी से ही रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे। ऑब्वियसली बात भी है ये, अगर आप इसको डेली लाइफ में भी देखोगे कि अगर आपने एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डिजोल्व करनी है तो आसानी से डिजोल्व हो जाएगी। बट अगर आपने 1 गिलास पानी के अंदर 8 चम्मच चीनी डिजोल्व करनी है तो ऑब्वियसली बात है उसको पूरा डिजोल्व होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो कुछ रिएक्शनें जल्दी हो जाती हैं, कुछ रिएक्शन को होने में टाइम लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए कि डिपेंड करेगा सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि हमने पहले लिखा जनरल इक्वेशन, सेकंड पॉइंट में क्या लिख दिया था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या करना है आपको, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे और यहाँ मैं दे दूंगा के। इस के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, और ए और बी को मैंने ऐसे करके लिख लिया। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इक्विलिब्रियम वाली चीज़ यहाँ पे यूज हो रही है। ये जो हम साइन बनाते हैं, ये जो साइन होता है, साइन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अगर मैंने इस साइन के अंदर ए रख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ऐसे मैं बी लिख दूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ बी। एंड जो यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा है के, इस के को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट वर्ड क्यों लिया गया, क्योंकि रेट लॉ से वो क्रिएट हो रहा है, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज करा, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन तो हमारे पास आ गया है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो हमें ध्यान रखना है, जो रेट लॉ के स्टेटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यूजुअली जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे स्मॉल ए या स्मॉल बी, इसको आप नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हो, स्मॉल ए और स्मॉल बी को, तो वो यूजुअली उसकी पावर में आ जाता है। बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये एज इट इज स्मॉल ए स्मॉल बी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इट मे और मे नॉट बी। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप याद रखो, तो मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स और वाई। एक्स और वाई लिखने का मतलब क्या है, सिर्फ इतना मतलब है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसकी पावर में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। सो ये जो मैंने पूरा बनाया इसको मैं एक बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ और इसको हम नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आप मिल जाएगा, व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन या गिव रेट एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आऊंगा और कुछ एग्जांपल बताऊंगा इसी के अंदर कि आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं रेट एक्सप्रेशन के ऊपर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर अभी तक भी किसी ने पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं करी है तो उसको अब कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज आते जा रहे हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 है,
आपसे पूछा गया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, और आपसे पूछा गया है गिव इट्स रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन निकालना है आपने, तो आपने क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन H2 हो गया और कंसंट्रेशन हो गया I2। ये आपने इसका रेट एक्सप्रेशन निकाल दिया। सिंपल सी रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसे सपोज करो आपसे इस बार पूछा गया है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये कोई रिएक्शन आ गई है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और आपसे पूछा गया इसका रेट एक्सप्रेशन निकालना। तो रेट एक्सप्रेशन आपका अगेन क्या करोगे आप, उसी पैटर्न में करोगे। रेट इक्वल टू के आपका रेट कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये आपके पास आ गया। अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होते हैं वो उसकी पावर में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, ठीक है। तो अभी जब भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो भी यहाँ पे आपको नजर आएगा वो आप उसकी पावर में डाल दोगे, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि कब हम ऐसा नहीं करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसकी तुम टेंशन मत लेना। अभी के लिए क्या करना है कि यहाँ पे क्या है 3 है, तो H2 की पावर में आ जाएगा 3, ठीक है। N2 के यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, उसकी पावर में 1 ही है, वो अंडरस्टूड होता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रेट एक्सप्रेशन ऑफ ए रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन के अंदर कैसे निकालते हैं, उस टॉपिक के ऊपर मैं आऊँगा। वो भी एक एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखते हैं हम लोग। फिर इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ये रेट लॉ हो गया हमारे पास, और ये रेट लॉ का कुछ एग्जाम्पल हो गए कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है हमारे पास, वो भी रेट लॉ के अंडर नहीं आता, इसलिए मैं उसको हटा रहा हूं। इसको पॉइंट नंबर 4 में आप लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 4, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन, बेसिकली इसके अंदर हम एवरेज रेट निकालना सीखेंगे। कौन सा रेट निकालना सीखेंगे, एवरेज रेट, ठीक है। नो क्लियर हो रही, कोई डाउट हो तो क्लियर पूछना, ठीक है। तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, पहले हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे, और पीछे हमने पढ़ा कि एवरेज रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो एक हमने रिएक्शन ली, ये आपके पास सपोज करो एक जनरल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से आपको बोला गया है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन निकालो, ठीक है। तो उसको कैसे निकालना है ध्यान से समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे रेट इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल ए। ये जो ए है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो नीचे आ गया, -1 अपॉन स्मॉल ए डी ए बाई डी टी इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल बी डी बी बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल सी डी सी बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल डी 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 बाई डी टी। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का। अब इसको हमें समझना है कि यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, माइनस लगाया हुआ है, और प्रोडक्ट वाली साइड में COD के केस में हमारा पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। तो ये समझना है कि ऐसा यहाँ पे हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। देखो, जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो उसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर कंसंट्रेशन हमेशा रिड्यूस होती है, और प्रोडक्ट के अंदर कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है, और यहाँ पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की तरफ कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, नेगेटिव साइन indicates that concentration of the reactants decreases, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, डिक्रीज होगी।
और ऑब्वियसली बात है सेम चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख लूँगा कि पॉजिटिव साइन का मीनिंग क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस, ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस। एरो हमने ऊपर वाला बना दिया, मतलब इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ये अगर आपको पता है तो आप एक दो क्वेश्चन की चालाकियाँ आसानी से पकड़ लोगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा इनडायरेक्टली वे में, पहला पार्ट पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालो या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो उसमें आप ये वाला पैटर्न से निकाल सकते हो। बट कभी कभार वो आपसे पूछेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो। डिसअपीयरेंस मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। तो गायब कब होगा, जब उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो इतने वाले पार्ट को, जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है, सिर्फ इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और इसको हम क्या कह देते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट वर्ड हमेशा ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्रेशन को मैं क्या कहूँगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। एंड जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम लोग क्या कह देंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे कंसर्न रेट ऑफ अपीयरेंस वाला होगा, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाला होगा। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में काफी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम करते हैं भी, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट, उसको क्लियर करेंगे। यहाँ तक नोट हो गया? ठीक है, तो इसको अब हम मिटाते हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने ट्राई करते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहाँ पे होता है, रिएक्टेंट में। रेट ऑफ अपीयरेंस कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इसी के अंदर कुछ एग्जांपल है, मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसंट्रेशन निकालनी है आपने H2 की, और रिएक्शन आपको दी हुई है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, और साथ में आपको ये बोला गया है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I2 इज 0.10 and final concentration of I2 is 0.40। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन जब थी I2 की, उस टाइम में जो टाइम दिया हुआ था वो माना 10 सेकेंड था, और जब कंसंट्रेशन फाइनल पहुंची उस टाइम में जो टाइम हो गया था वो हो गया था अराउंड 2 मिनट। ठीक है, इस टाइप से आपके पास कुछ क्वेश्चन आ गया है और आपसे पूछा गया है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H2, और हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ I2 के बारे में बताया गया। ठीक है, मैं टाइम का काम करता हूँ थोड़ा आसान करने के लिए, इन दोनों टाइम को मिनट में कर देता हूँ। इसको 2 मिनट करा हुआ है तो इसको 1 मिनट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी कंसेप्ट समझ जाना है, बाकी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं सबसे टाइम नीचे वाला वो ऊपर कंसंट्रेशन है। अच्छा हाँ, ये तुमने सही बोला है। तो इसको मैं गुड इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.10 थी ना? 0.1। ओके, 0.10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम लोग रिएक्शन को एवरेज रेट के हिसाब से लिखेंगे पहले स्टेप के अंदर। तो पहले रिएक्शन को नोट कर लेंगे एज इट इज। रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से उसने H2 प्लस I2 बहुत आसानी से दिया हुआ है, तो वही आप सिंपल वे में नोट कर लो। एक मिनट, इसको आपने रिएक्शन नोट कर ली, H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। ठीक है, अब इसका आप रेट कैसे निकालोगे, रेट इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे कोई है ही नहीं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो हमें कुछ यूज ही नहीं करना। तो हम माइनस, यहाँ पे अगर 2 होता तो माइनस 1/2 करते। यहाँ पे कुछ नहीं हो, मैं सीधा सिंपल लिखूंगा रेट इक्वल टू माइनस डी
H2/dt इक्वल टू माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू प्लस 1/2 DHI डिवाइडेड बाई dt। तो ये सारे हमारे क्या है, इक्वल टू हैं। डी क्या होता है जो आगे लगता है, मतलब हाँ, डी मतलब डेल्टा कह सकते हैं या स्मॉल चेंज। आगे जो लगेगा, हाँ, जो लगता ये जो आगे लगता है ना, इसके लिए हम डी वर्ड यूज कर लेते हैं। तो डी कोई भी डेल्टा हो सकता है या स्मॉल चेंज हो सकता है। तो डी ध्यान रखना, डी मतलब स्मॉल चेंज। ऐसे ही डी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डी टी मतलब स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। अब करना क्या है, इसके अंदर जो जो हमें गिवन डेटा है जिस भी चीज़ का, उसको आप इसके अंदर पुट कर दो और जो हमें निकालना है उसके साथ में इक्वेट कर दो। जैसे हमें निकालना क्या है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो मुझे कंसंट्रेशन H2 निकालनी है, इसका मतलब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है ना। H2 कंसंट्रेशन तो यही हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूंगा माइनस DH2 लिखा मैंने और यहाँ पे dt कर दिया, क्योंकि ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल टू किसके होगा, इस वाले पार्ट के, I2 वाले के। अब अगर आयोडीन का हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इसका कंसंट्रेशन ऑफ I2 का है। तो कंसंट्रेशन ऑफ I2 का मतलब क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी, 0.10। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.40। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0.40 को माइनस कर दूंगा 0.10 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऐसी क्या है, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब क्या होगा, T1 और T2। तो T2 टाइम कितना है हमारे पास, 2 मिनट। तो 2 माइनस हम क्या कर देंगे, 1 मिनट से माइनस कर देंगे। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 0.40 से अगर हम माइनस करते हैं 0.10 को तो क्या हो जाएगा, 0.30। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, जो कि इंपॉर्टेंट आंसर है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन है तो मोल पर यूनिट। याद आ रही, कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, C इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो C हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। टाइम भी है तो हम साथ में पर मिनट लगा देंगे। कई बार क्वेश्चन में मिनट को चेंज करने के लिए बोलता है सेकंड में, सेकंड को चेंज करने के लिए बोलेगा मिनट में, तो वो 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपका पैटर्न हो गया जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ का। अभी हमने इसके अंदर 4 पॉइंट देख लिए, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर 5th पॉइंट के अंदर हम यहाँ पे क्लास को एंड कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास था वो था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, या हमारा इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना क्या है, इसके अंदर हमें पढ़ना है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के अंदर आता है, उसके अंदर हमने देखा कि रेट को डिटरमाइन करने के लिए कौन से 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 एवरेज रेट, नंबर 2 इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट हम लगभग का टाइम निकालते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि आप कोई स्कूल जा रहे हो तो लगभग उसे स्कूल से घर पहुंचने में या घर से स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगता है। इंस्टेंटेनियस रेट कि एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर अगर हमें टाइम बताना हो या रिएक्शन की स्टेट जाननी हो तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमने देखा और उसके अंदर देखा कि रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ के अंदर हमें पता लगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में, वो इंडिपेंडेंट होता है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से। और फिर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन करा, वहाँ पे कांस्टेंट आया जिसको हम कहते हैं रेट लॉ कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जनरल एक्सप्रेशन हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन का। उसके अंदर हमने देखा कि जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट वाले पार्ट की थी उसको बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। डिसअपियरेंस हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया। अब लास्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 5 जो आपके स्कूल में पक्का आएगा या बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा, वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार स्कूलों में पूछा जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला फैक्टर तो देखो हमें रेट लॉ से पता लग गया था कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वो हमारे पास पहला फैक्टर है।
तो पहला फैक्टर आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे जो आप पीछे से एक आवाज़ सुन रहे हो वो आवाज़ एक सब्जी वाले भैया की है। वो भी कह रहे हैं कि जो पहला फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये आप सब ध्यान रखो, बार बार चिल्ला चिल्ला के आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि मैं आपको फ्री में आलू वालू दे दूंगा, एटलीस्ट आप ये पॉइंट याद रखो। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द पॉइंट नंबर 1, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे पॉइंट के अंदर हम आते हैं, दूसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बेसिस में रिएक्शन हमारी दो टाइप की प्रोसीड हो सकती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। पॉइंट नंबर 3, अगर आप जानते ही हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है ना। कैटलिस्ट कैसे काम करता है वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये कैसे काम करता है। इट वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ। हमारे पास रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, और उसके बीच की जो स्टेट होती है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट स्टेट तक पहुंचने में जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी कर देता है, फास्ट कर देता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड के अंदर भी। पॉइंट नंबर 4 हम आते हैं, इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक सोडियम है और वाटर है। अगर सोडियम के ऊपर आप पानी डालोगे तो आग लग जाती है उसमें, लेकिन अगर आप आयरन के ऊपर पानी डालोगे तो कुछ नहीं होगा। तो डिपेंड करता है, पानी तो दोनों सेम है लेकिन रिएक्टेंट किस टाइप का है। सोडियम में बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिखा देता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाएगा, बहुत फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन आयरन के ऊपर पानी डालोगे कुछ होगा ही नहीं। सो इट इज अबाउट नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। 5th पॉइंट के अंदर आप ऐड कर सकते हो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी, जल्दी हो जाएगी। तो हम लोग इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कहाँ पे, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। क्लास 12 का चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ पे इसको हम कोरिलेट भी कर सकते हैं आसानी से। सो ये आपके पास 5 मेजर फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट हो गया और सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। ये 5 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। सो आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हमने करे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ पॉइंट्स और ऐड करेंगे और फिर आप इनको याद करना, एग्जाम में अच्छे से करना। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।